भारत के प्राचीन इतिहास की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने पूरे उत्तर भारत की दिशा और दशा बदल दी, जहां से सत्ता, संस्कृति और राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। वह था मगध साम्राज्य। गंगा की उपजाऊ घाटी से लेकर राजगृह और पाटलिपुत्र तक यह साम्राज्य केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास की नींव रखने वाला महान अध्याय भी था। आइए चले समय की उस धारा में जहां से शुरू हुई थी भारत की सबसे सशक्त राजनैतिक गाथा, मगध साम्राज्य की कहानी। भारत की प्राचीन गाथाओं में यदि किसी राज्य ने सबसे अधिक गहरा प्रभाव डाला तो वह था मगध साम्राज्य। गंगा के किनारे बसा यह क्षेत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि वह भूमि थी जिसने भारतीय राजनीति को साम्राज्यवाद का पहला पाठ पढ़ाया, जिसने धर्म और दर्शन को जन्म दिया, जिसने बुद्ध और महावीर जैसे महान संतों को पनाह दी, और जिसने चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राटों को जन्म देकर भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा दी। मगध का उदय यूं ही नहीं हुआ। इसकी भूमि ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उत्तर में गंगा की जलधारा, दक्षिण में विंध्य पर्वत की सुरक्षा, पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में उपजाऊ तराई क्षेत्र, ये सब मिलकर इसे इतना शक्तिशाली बनाते थे कि यह किसी भी जनपद या छोटे राज्य से आगे निकल सकता था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, जिससे कृषि में समृद्धि आई। नदियों के कारण व्यापार और यातायात आसान हुआ और प्राकृतिक सुरक्षा ने इसे बाहरी आक्रमणों से बचाए रखा। यही कारण था कि जब भारत के अन्य हिस्सों में छोटे छोटे जनपद और गणराज्य अस्तित्व में थे, मगध तेजी से एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। इस साम्राज्य की नींव हर्यक वंश ने रखी। बिंबिसार, जो मात्र 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा, उसने मगध को एक नए युग में प्रवेश दिलाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में स्थापित की और वहां सुदृढ़ किले बनवाए। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी कूटनीति। उसने विवाह संधियों और मैत्री के जरिए पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन किया। कोसल की राजकुमारी से विवाह करके उसने काशी जैसी उपजाऊ नगरी दहेज में पाई, जबकि लिच्छवी गणराज्य से संबंध जोड़कर उत्तर में अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार केवल राजनीति में ही कुशल नहीं था, बल्कि वह धर्म और संस्कृति का भी संरक्षक था। उसी के समय में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों की शुरुआत की और बिंबिसार ने उन्हें सम्मान दिया। महावीर स्वामी को भी उसने संरक्षण प्रदान किया। इस तरह मगध केवल शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि धर्म और विचारधारा का भी आश्रय बना। लेकिन मगध की शक्ति असली रूप में तब प्रकट हुई जब बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। महत्वाकांक्षा और कठोरता उसका दूसरा नाम था। उसने सत्ता की लालसा में अपने पिता को ही कैद कर दिया और उनकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन यही महत्वाकांक्षा मगध को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने में सहायक बनी। अजातशत्रु ने युद्ध कौशल में नई तकनीकों का प्रयोग किया। उसने रथमुशल नामक रथ का उपयोग किया, जिसकी धारणीय कटरियां शत्रु को काट डालती थीं। उसने महिल नामक यंत्र का आविष्कार किया, जो दुर्ग की दीवारों को तोड़ने के काम आता था। अजातशत्रु ने सबसे बड़ा युद्ध वैशाली के वज्जी गणराज्य से किया। वज्जी गणराज्य अपनी गणतांत्रिक व्यवस्था और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अजातशत्रु ने दीर्घ संघर्ष के बाद उसे पराजित किया और मगध की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इसी काल में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन सिंहासन पर बैठा। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नई राजधानी बसाई, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। यही पाटलिपुत्र आने वाले सदियों तक भारतीय साम्राज्यों की राजधानी बना और विश्व इतिहास में एक अद्वितीय नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया और मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश का अधिकार हो गया।
शिशुनाग ने कुछ समय के लिए राजधानी वैशाली स्थानांतरित की, लेकिन उसके उत्तराधिकारी कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया। यही वह काल था जब दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई। इस प्रकार मगध केवल राजनैतिक सत्ता का नहीं, बल्कि धार्मिक परिषदों और विचारधाराओं का भी केंद्र बना। इसके बाद आया नंद वंश। यह वंश अपार धन संपत्ति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। महापद्म नंद, जो इसका संस्थापक था, एकराट कहलाया क्योंकि उसने छोटे छोटे क्षत्रियों और गणराज्यों का अंत कर दिया। उसके पास इतना धन था कि कहा जाता है, नंदों के खजाने में असंख्य स्वर्ण और रजत के भंडार थे। यही कारण था कि उनकी शक्ति केवल सैनिक बल पर नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधनों पर भी आधारित थी। लेकिन नंद शासकों का अहंकार और करों का बोझ जनता के लिए भारी पड़ गया। वे अपनी अपार संपत्ति के घमंड में डूबे रहे और जनता की उपेक्षा करते रहे। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। यूनानी यात्रियों ने भी मगध का वर्णन किया। जब सिकंदर भारत आया और उसके बाद यूनानी दूत मेगस्थनीस पाटलिपुत्र पहुंचा, तो उसने अपनी पुस्तक इंडिका में इस नगर का विस्तृत वर्णन किया। वह लिखता है कि पाटलिपुत्र की दीवारें लकड़ी की बनी थीं, जो 9 मील लंबी और 1.5 मील चौड़ी थीं। उनमें असंख्य फाटक और प्रहरी थे। नगर में भव्य महल, सड़कों का जाल और समृद्ध बाजार थे। यह विवरण इस बात का प्रमाण है कि मगध कितना संगठित और शक्तिशाली था। नंद वंश के अंत के साथ ही मगध ने एक नए युग का प्रवेश किया। यही वह धरती थी जहां चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। नंदों की अत्याचारपूर्ण नीतियों से असंतुष्ट चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और मिलकर नंदों का अंत कर दिया। मगध अब मौर्य साम्राज्य का आधार बना और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे संपूर्ण भारत के पहले विशाल साम्राज्य में परिवर्तित किया। मगध की यह कहानी केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है। यह उस धरती की गाथा है जिसने भारतीय संस्कृति को दिशा दी। यही वह भूमि है जहां बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, जहां महावीर ने अपने सिद्धांत स्थापित किए, जहां अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म का मार्ग चुना और पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। मगध की ताकत 3 स्तंभों पर खड़ी थी। पहला, उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संसाधन, जिसने इसे आर्थिक शक्ति दी। दूसरा, संगठित प्रशासन और राजनीतिक दूरदर्शिता, जिसने इसे स्थिरता दी। और तीसरा, धर्म और दर्शन की लहरें, जिन्होंने इसे सांस्कृतिक महानता प्रदान की। जब नंद वंश के पतन के बाद मगध की धरती ने जिस नए युग का स्वागत किया, वह भारतीय इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय बन गया। यह वह समय था जब चाणक्य जैसे अद्भुत मस्तिष्क और चंद्रगुप्त जैसे साहसी युवक ने मिलकर इतिहास की धारा बदल दी। नंद शासकों का अहंकार और जनता पर अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि पूरे मगध की जनता असंतोष से भरी थी। चाणक्य, जिसे बाद में कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा गया, ने ठान लिया कि वह नंदों का अंत करेगा और एक नए साम्राज्य की नींव डालेगा। कहते हैं कि तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचा था। वहां उसने नंद शासक की सभा में अपनी बुद्धि का परिचय देना चाहा, लेकिन उसका अपमान कर दिया गया। इसी अपमान ने उसे प्रतिज्ञा दिलाई कि वह नंदों का विनाश करेगा। उसकी नजर एक युवा वीर पर पड़ी, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। यह युवक साहस, पराक्रम और दूरदर्शिता से भरा हुआ था। चाणक्य ने उसे तैयार किया और धीरे धीरे नंद वंश की शक्ति को कमजोर कर दिया। आखिरकार नंदों का अंत हुआ और मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई। यह स्थापना मात्र सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि भारत के पहले बड़े साम्राज्य का जन्म था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया और मगध की शक्ति का विस्तार पूरे उत्तर भारत तक किया। उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उससे संधि की। इस संधि में चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक का क्षेत्र मिला।
इस प्रकार मगध का साम्राज्य अब भारतीय उपमहाद्वीप से आगे बढ़कर पश्चिमी एशिया की सीमाओं तक पहुंच गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल युद्धों से ही साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासन की नींव रखी। यही वह समय था जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी महान कृति की रचना की, जिसमें शासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के गूढ़ सिद्धांत लिखे गए। यह ग्रंथ आज भी राजनीति और राज्यशास्त्र का अमूल्य स्रोत है। चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने मगध की गद्दी संभाली। बिंदुसार ने साम्राज्य को और भी स्थिर किया। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का संहार करने वाला। उसके शासनकाल में मगध की शक्ति इतनी व्यापक हो चुकी थी कि दूर दूर के शासक उससे संबंध बनाने के इच्छुक थे। परंतु मगध की असली महिमा तब प्रकट हुई जब बिंदुसार का पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। प्रारंभ में अशोक एक महत्वाकांक्षी और कठोर शासक था। उसने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष किया और उन्हें पराजित कर दिया। उसने अनेक क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु उसका जीवन सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ कलिंग युद्ध के कारण। कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध इतना भयानक था कि हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग कैद हुए और भूमि रक्त से लाल हो गई। यह दृश्य देखकर अशोक के हृदय में गहरा परिवर्तन हुआ। उसे महसूस हुआ कि विजय केवल भूमि की नहीं, बल्कि हृदय की होनी चाहिए। इसी क्षण से अशोक ने युद्ध का मार्ग छोड़कर धम्म का मार्ग अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे साम्राज्य में फैलाया। उसने अपने शिलालेखों और स्तंभों पर यह घोषणा की कि उसका उद्देश्य अब केवल राजकीय शक्ति नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक शक्ति है। उसके धम्म का आधार था अहिंसा, दया, करुणा और प्रजा का कल्याण। उसने पशुओं की हत्या पर रोक लगाई, चिकित्सालय बनवाए, सड़कों और कुओं का निर्माण कराया और धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रतिनिधि दूर दूर देशों में भेजे। अशोक के धम्म का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां बौद्ध धर्म का बीजारोपण हुआ। इसी प्रकार उसके दूत यूनानी शासकों तक पहुंचे। इस तरह मगध की धरती से निकला बौद्ध धर्म एशिया के अनेक देशों में फैल गया और आज भी करोड़ों लोग इसका पालन करते हैं। यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने पहले ही पाटलिपुत्र की प्रशंसा की थी, लेकिन अशोक के समय यह नगर और भी भव्य हो गया। यहाँ महल, बाग बगीचे, चौड़ी सड़कें और सुव्यवस्थित प्रशासनिक भवन थे। पाटलिपुत्र सचमुच उस समय विश्व का सबसे सुंदर नगर कहा जा सकता था। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म को और अधिक व्यवस्थित किया गया। इसी समय बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय बनने लगे। लेकिन अशोक का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से जोड़ा। उसके शिलालेख आज भी इस बात के साक्षी हैं कि उसने शासन में प्रजा को केंद्र में रखा और खुद को प्रजा का सेवक माना। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, परंतु मगध की महत्ता समाप्त नहीं हुई। यही भूमि बाद में शुंग, कण्व और फिर गुप्त साम्राज्य की गवाह बनी। गुप्त काल में पाटलिपुत्र एक बार फिर सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बना और भारत ने स्वर्ण युग देखा। मगध का महत्व केवल इस कारण नहीं है कि यहाँ से बड़े साम्राज्य निकले। इसका महत्व इसलिए भी है कि इसने भारतीय सभ्यता को दिशा दी। यह वह धरती थी जहां से अहिंसा और करुणा का संदेश पूरी दुनिया में फैला। यह वह भूमि थी जहां राजनैतिक एकीकरण की शुरुआत हुई और जहां से भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला ठोस रूप सामने आया। मगध साम्राज्य ने यह दिखाया कि एक उपजाऊ भूमि,
सुव्यवस्थित प्रशासन और सांस्कृतिक गहराई कैसे एक छोटे जनपद को विश्वविख्यात साम्राज्य में बदल सकती है। यही कारण है कि आज भी इतिहासकार कहते हैं कि भारत के साम्राज्यवादी इतिहास की असली शुरुआत मगध से हुई थी। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे जितना अशोक था। विशाल साम्राज्य को एकजुट रखना कठिन हो गया। प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता जतानी शुरू कर दी और अंततः मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मगर इतिहास की धारा यह बताती है कि मगध कभी लंबे समय तक अंधकार में नहीं रहा। उसकी भूमि इतनी उपजाऊ और रणनीतिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण थी कि कोई न कोई शक्ति फिर वहां से उभरती रही। मौर्यों के बाद शुंग वंश ने सत्ता संभाली। पुष्यमित्र शुंग, जो पहले मौर्य सेनापति था, उसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके स्वयं को मगध का शासक घोषित किया। शुंग साम्राज्य मौर्यों जितना विशाल नहीं था, लेकिन इसने पाटलिपुत्र को फिर से शक्ति का केंद्र बनाए रखा। पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण धर्म का समर्थक माना जाता है। उसके शासनकाल में वैदिक परंपराओं का पुनरुद्धार हुआ। यही समय था जब भारत में ग्रीक आक्रमण भी हुए। शुंगों ने उनका डटकर सामना किया। शुंगों के बाद कण्व वंश का उदय हुआ। यद्यपि कण्वों का शासन अल्पकालिक रहा, फिर भी मगध की राजनीतिक निरंतरता को उन्होंने बनाए रखा। लेकिन धीरे धीरे उत्तरी भारत में शक्ति का संतुलन बदलने लगा। शक और कुषाण जैसे बाहरी शासक भारत में प्रवेश करने लगे और मगध की प्रभुता पर दबाव डालने लगे। फिर भी पाटलिपुत्र अपनी सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्ता के कारण